So welcome you all to JKC online platform, and it's the time for CA Inter revision lecture for November 21. We are taking chapter 5 of auditing and assurance. This is Professor Manish Bam from JKC. Now अब इस चैप्टर के अंदर 5th चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे रिवीजन लेक्चर्स के अंदर हम लोग मेनली पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे कवर कर रहे हैं. लेट्स सी मॉड्यूल के पीछे क्या है, एंड देन we are covering the basic concepts of the chapter. Now chapter 5 बहुत छोटा chapter है, but one question surely comes from it. Correct and correct में भी possibility पूरी है. So let us begin chapter 5 first of all with the topics which are given in the study material, with the topics which are given in the question bank of that study material. So first question, let us begin with this. Otherwise the chapter is pretty comfortable. And the first concept says, what do you understand by fraud, and provide its meaning as per essay 240. That's all we have done in respective classes. Specifically मैंने topic भी mention किया कि कौन से topic के अंदर अपन ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं. तो first thing is very simple. The question is very easy. Fraud क्या होता है? Sir, it's an intentional act done by anyone, either by management, TCWG, employee, third party. But the use of deception is important in that fraud. And that fraud is done with an intention to get an advantage, and you have actually got an advantage, unjust or illegal advantage. तो अगर कोई intentionally किया गया काम जिसमें deception involved है और जिससे कुछ illegal advantage मिला है एक पार्टी को और एक को obviously नुकसान हुआ होगा, so that is known as fraud as per essay number 240. So that was a very pretty simple सा easy सा question. आना नहीं है directly तो ये इसके साथ कहीं ना कहीं कुछ question add होके आएगा, but since it was given in the module, so we had to cover it. Now second question which is given in the material is, describe self-revealing errors. And during the course classroom में भी पढ़ा है हम लोगों ने, मैं फिर से बता रहा हूं. ऐसे errors नाम से भी क्लियर है. देखो नाम क्या है, बोलता है self-revealing errors. ऐसे errors जिनकी existence अपने आप दिख जाएगी जब आप अकाउंट्स को कंपाइल करोगे. सेल्फ रिवीलिंग है. सेल्फ रिवीलिंग मतलब जिनकी एग्जिस्टेंस आपको नजर आ जाएगी जब आप अकाउंट्स का कंपाइलेशन कर रहे होगे. दैट इज नोन एज सेल्फ रिवीलिंग एरर्स. लेट्स टेक वन और टू एग्जांपल गिवन. यू हैव फेल्ड टू रिकॉर्ड द एंट्री इन द कैश बुक, द अमाउंट withdrawn from the bank or amount paid into the bank. You have failed to enter into the cash book. So when you would be preparing BRS, this error will automatically show up. So वो self revealing error है. एक गलती और क्या करी, एक और एग्जाम्पल है. X से जो अमाउंट रिसीव हुआ था वो Y के अकाउंट में चढ़ा दिया, तो जब दोनों के रेस्पेक्टिव अकाउंट्स बनेंगे, पार्टीज के अकाउंट्स बनेंगे, तो ये मिस्टेक रिवील हो जाएगी. तो ऐसे एरर्स जिनकी एग्जिस्टेंस एपरेंट हो जाएगी, नजर आ जाएगी जब फाइनल अकाउंट्स कंपाइल हो रहे होंगे, दोज आर नोन एज व्हाट, सेल्फ रिवीलिंग एरर्स. तो दिस इज आल्सो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट देयर आर टू क्वेश्चंस इन द स्टडी मटेरियल. आई हैव कंबाइंड बोथ बिकॉज़ बोथ हैव द सेम आंसर. इफ यू रिमेंबर गाइस, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि डिफॉल्केशन ऑफ कैश के कुछ केसेस हैं जहां पर कैश में डिफॉल्केशन हो सकते हैं. उसमें भी दो एंगल्स थे. एक, सर पेमेंट्स को इन्फ्लेट कर दो, एक रिसीट साइड को सप्रेस कर दो. तो यहां इन दोनों क्वेश्चंस में आपसे यही पूछा गया है कि कुछ टेक्निक्स बताओ जिससे हम लोग कैश रिसीट को क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं. वेरी सिंपल अगेन क्वेश्चन. सर टीमिंग लेडिंग इज वन ऑफ द मेथड जिसमें डेटर से पैसा आया, हमने क्या कर लिया, मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, एंड देयर आफ्टर जो पैसा आ रहा है हम उसको रोटेशन पे चला रहे हैं. दूसरे से आया तीसरे को पहले वाले पे ट्रांसफर किया, तीसरे से आया दूसरे वाले को ट्रांसफर किया, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन. सो टीमिंग लेडिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सप्रेसिंग द कैश रिसीट्स. सेकेंड, सर फर्जी डिस्काउंट, फर्जी रिबेट्स, फर्जी अलाउंसेस के नाम पे बुक्स में रिकॉर्ड तो कर लो. कस्टमर को नहीं पता उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है, पर अपनी बुक्स में उसको डिस्काउंट अलाउंस के नाम पे बुक कर लो. सामने से पैसा पूरा आएगा, इधर आप अपनी बुक्स में डिस्काउंट दिखाओगे. डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 10 रुपीज आउट ऑफ 100, 90 रुपीज आप एंट्री मार दोगे और पैसा डिपॉजिट करा दोगे, 10 रुपए आपकी जेब में, जबकि रियल कस्टमर हैड पेड 100 रुपीज. थर्ड, गुड डेट्स को बैड डेट्स की तरह राइट ऑफ कर दो. पैसा आया लेकिन बैड डेट्स को डाल दिया. कैश सेल्स को अकाउंट फॉर मत करो पूरा. मिसलेनियस रिसीट्स जैसे सेल ऑफ स्क्रैप से पैसा आ रहा है उसको अकाउंट फॉर मत करो. दीज आर ऑल द थिंग्स दीज आर ऑल द टेक्निक्स जो आप अपना सकते हो क्या करने के लिए, आपकी रिसीट साइड में फ्रॉड करने के लिए. तो कैश रिसीट्स का सेपरेशन इस तरह से हो सकता है.
Let's come to fourth question. These are all very easy questions, so I'm not going into the depth of the point. जहां questions आएंगे, there are certain questions which are important, वहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Now fourth question भी दो questions दे रखे थे मटेरियल में, मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, एक ही आंसर है बिकॉज दोनों का, and this is important question, so you have to listen this thing importantly. दोनों क्वेश्चंस में एक बात करी हुई और वो ये है कि ऑडिटर को ऑडिट के दौरान क्या नजर आया, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नजर आए, सस्पेक्टेड फ्रॉड्स नजर आए, एंड ही थिंक्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कंटिन्यू द ऑडिट नाउ. सो हाउ इज गोइंग टू डील विद दैट सिचुएशन, उसका आंसर है ये, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, सो लिसन केयरफुली. मैं सेकंड केस पढ़ रहा हूं बिकॉज दैट इज अ केस स्टडी बेस्ड. फर्स्ट में तो डायरेक्टली पूछा है कि आप ऑडिट कर रहे हो XYZ लिमिटेड की, मिस्टर बजाज इज द पार्टनर ऑफ बजाज चोपड़ा एंड एसोसिएट्स, और उनको कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नजर आए जिससे उनकी एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द ऑडिट क्वेश्चन पे आ गई. सो व्हाट स्टेप्स ही शुड टेक, एंड ये MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. क्या कदम उठाना चाहिए मिस्टर बजाज को उस समय. टॉपिक नंबर 9 ऑफ आवर चैप्टर 5, एंड लिसन केयरफुली. सबसे पहले मिस्टर बजाज को उस समय क्या करना चाहिए, उनको उनकी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले देखनी है कि ऐसी सिचुएशन में क्या कोई लीगल रिक्वायरमेंट है मेरी कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज इस अपॉइंटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करनी है, TCWG को रिपोर्ट करनी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करनी है. क्या कोई ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, कोई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर इंपोज्ड है क्या कि if there are exceptional circumstances while suspecting a fraud, you think that there are certain circumstances when you won't be able to continue, क्या कोई लीगल, क्या कोई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट आउट. सीधे विड्रॉ नहीं करना है, चेक करो कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो सकता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी हो दैट दिस मैटर नीड टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट, दिस मैटर नीड टू बी रिपोर्टेड टू TCWG, पॉसिबल है. फर्स्ट पॉइंट ये देखना है. Thereafter, in the second point, you have to check whether it is appropriate to withdraw from this engagement, and that too where withdrawal is permitted by law and regulation. जब भी withdrawal की बात करते हैं हमेशा ये बात करते हैं कि क्या withdrawal permissible है law या regulation द्वारा कि नहीं. तो सेकंड चेक करना है कि क्या withdraw करना है क्या, और अगर withdraw कर रहे हो तो ऐसे उठ के नहीं जा सकते मैं जा रहा हूं ना. You have to talk to the management. You have to discuss the matter with the management, the appropriate TCWG. And then after discussing with them, if you are actually withdrawing, determine कि क्या कोई प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है आपकी, ये मैटर आपको रिपोर्ट करना है किसको, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, रेगुलेटरी अथॉरिटी को, कि मैंने विड्रॉ कर लिया है. लेट्स टेक अ केस वेयर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 अप्लाइज. रिजाइन जब आप करते हो तो वहां पर आपको करना पड़ता है क्या, वहां पर आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को भी, ROC को. सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर है, तो वही आपको देखना है कि आपके ऊपर कोई लीगल या कोई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं. सो आंसर इज प्रीटी क्लियर, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैन बी आस्क्ड. क्या क्वेश्चन है सर, जब ऑडिटर को कोई फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड नजर आ रहे हैं और सिचुएशन ऐसी है कि उसको विड्रॉ करने का सोचना है या उसको लग रहा है मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्या करना है. सबसे पहले प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो कि ये मैटर किस किस को रिपोर्ट करना है, फिर डिसाइड करो कि विड्रॉ करना है कि नहीं करना, इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट. एंड इफ यू आर विड्रॉइंग, डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट TCWG, गिव देम द रीजंस कि क्यों आप विड्रॉ कर रहे हो. प्लस आप ये भी देख लो आपके ऊपर कोई प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि ये मैटर विड्रॉल वाला केस आपको किसी और को भी रिपोर्ट करना है. क्लियर. ए पॉइंट और सी पॉइंट में डिफरेंस है. ए पॉइंट विड्रॉ करने का सोच नहीं रहते तो भी लीगल अथॉरिटी को बताना है, सी में विड्रॉ करने पर लीगल अथॉरिटी को बताना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अ सिंपल क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज explain the scope of company's auditor's inquiry on fraud matters as enshrined in the company's auditor's report order. And for November ATM CARO 16 is applicable. तो क्लॉज 10 भी याद होना चाहिए कारो का. आपको सेक्शन 143(12) भी याद होना चाहिए फ्रॉड की बात जब आती है, और आपको ये स्पेसिफिकली 4 प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं. मतलब जब भी ऑडिटर फ्रॉड चेक कर रहा है, फ्रॉड रिपोर्टिंग कर रहा है, फ्रॉड रिपोर्टिंग करने के लिए प्रोसीजर उसको क्या लगाने चाहिए, क्वेश्चन ये है. तो प्रोसीजर क्या लगाने चाहिए सर, इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, बेसिक प्रोसीजर. अगर वहां इंटरनल ऑडिटर भी है तो उसने भी कोई रिपोर्टिंग करी होगी फ्रॉड से रिलेटेड, तो उसकी रिपोर्ट आप एग्जामिन कर सकते हो. ऑडिट कमिटी है,
और भी कोई अगर सुपरवाइजरी बोर्ड है, उनकी मीटिंग्स अगर हुई हैं, उनमें अगर कोई डिस्कशंस हुए हैं फ्रॉड से रिलेटेड, वो मिनट्स आप पढ़ सकते हो। एंड द बेस्ट ऑप्शन इज WR मैनेजमेंट से लिखवाना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लिखवाना है। क्या लिखवाना है कि लिख के दे दो कि जो भी फ्रॉड तुम्हें नजर आए थे, जो भी तुमने रिस्क असेस करी है, वो सब हमने इन्फॉर्म कर दिए, डिस्क्लोज कर दी है ऑडिटर को। सो दीज आर द 4 प्रोसीजर्स। तो जब भी अगर क्वेश्चन आता है आपसे, और स्पेसिफिकली कारों के रेफरेंस में पूछता है कि कारों में फ्रॉड की रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है, सो चैप्टर 5 स्टेट्स अ स्पेसिफिक आंसर फॉर दैट इज ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंक्वायरी कर लो मैनेजमेंट से, इंटरनल ऑडिटर अगर है तो उसकी रिपोर्ट एग्जामिन कर लो, ऑडिट कमेटी है तो मिनट्स, एंड देन WR लेना है किससे, मैनेजमेंट से। फाइन, सो दिस इज अ वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एंड नाउ I'll be talking about some big questions which can come in the upcoming attempts. The next question is, this question asks about क्या टेक्निक मैनेजमेंट यूज कर सकता है फ्रॉड करने के लिए जब वो इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड करेगा। देखो, इंटरनल कंट्रोल्स वैसे तो लगे हुए हैं। इंटरनल कंट्रोल्स क्यों लगे हुए हैं? ताकि अगर कहीं कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी उसको रोक ले। बट as we discussed in 4th chapter also, if you remember, 4th chapter में क्या कि इंटरनल कंट्रोल्स में भी लिमिटेशंस होती है, उनको भी मैनेजमेंट क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। तो अगर इंटरनल कंट्रोल्स को मैनेजमेंट ने ओवरराइड किया और फिर वो कुछ फ्रॉड कमिट कर सकता है, तो आपसे यही सवाल पूछा, एक्सप्लेन सम टेक्निक्स बाय विच फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय द मैनेजमेंट ओवरराइडिंग द कंट्रोल्स। So what techniques would the management apply after overriding the controls? Very simple. सर वो फर्जी जर्नल एंट्रीज बुक कर सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। खासकर ईयर एंड पे जाके वो सारी एंट्रियां मार देगा ताकि उसका ऑब्जेक्टिव जो होगा प्रॉफिट बढ़ाने या घटाने का, वो कम कर दे। सेकंड, सर वो जो आइटम्स है ना जो उसके कंट्रोल में, एस्टिमेट्स, जहां पर अनसर्टेनिटीज होती है, उनमें वह इनअप्रोप्रिएटली अज्यूम कर सकता है चीजें, वो जजमेंट चेंज कर सकता है। थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है इस साल का, उसको वो हो सकता है इस साल रिकॉर्ड ही ना करे, डिले कर दे उसका रिकॉग्निशन या एडवांस में रिकॉग्नाइज कर दे, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव पूरा करना हो, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, ताकि उससे फैक्ट्स को छुपाना, फैक्ट्स को कंसील करना, डिस्क्लोज नहीं करना, ऐसे फैक्ट्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मटेरियल इफेक्ट डाल सकते हैं। जानबूझ के कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होना और उनको इस तरह से स्ट्रक्चर करना उन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को, है ना, होल्डिंग, सब्सिडरी, सब सब्सिडरी, इतना लंबा ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर बनाया कि ऑडिटर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है पकड़ना। और जो ट्रांजैक्शंस आपके कंट्रोल में है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कोई सिग्निफिकेंट अनयूजुअल से ट्रांजैक्शंस, उनके टर्म्स एंड कंडीशन, उनके रिकॉर्ड्स में ऑल्टरेशन किया, तो ये टेक्निक्स मैनेजमेंट लगा सकता। इन सब के लिए कंट्रोल लगे हुए थे ताकि ये ना होती, पर मैनेजमेंट ने उन कंट्रोल्स को ओवरराइड किया। क्वेश्चन का एंगल भी समझना, मैनेजमेंट ने उन कंट्रोल्स को ओवरराइड किया जो लगे हुए थे ऑलरेडी इन एस्पेक्ट्स के ऊपर। फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज नहीं बुक होनी चाहिए थी, लेकिन मैनेजमेंट ने ओवरराइड किया कंट्रोल्स। बार बार अजम्पशंस और जजमेंट चेंज नहीं कर सकते जब तक सर्कमस्टांसेस में कोई बदलाव नहीं आया है, मैनेजमेंट ने उस कंट्रोल्स को ओवरराइड किया। जिस साल का ट्रांजैक्शन उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए था, पर मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स ओवरराइड किए। तो दीज आर ऑल क्वेश्चंस कि मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स ओवरराइड करके क्या टेक्निक लगा के फ्रॉड किया। 3 तो मैंने आपको बता दिया, फैक्ट्स कंसीलमेंट चौथा है, आपका कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, एंड देन अनयूजुअल या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन छठा है। सो दीज आर ऑल द टेक्निक्स विच द मैनेजमेंट इज अप्लाइंग फॉर डूइंग व्हाट, फॉर doing fraud, for committing fraud by overriding the controls. Clear? Fine? Okay. Now module covers some question, और उसमें से एक क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में था जुलाई 21 में। That is why module के questions are pretty important. They have already done, but we're just recapping everything कि भाई वो questions भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेते हैं। बाकी जो नहीं भी कवर हो रहा है चैप्टर के अंदर इस पर्टिकुलर रिवीजन लेक्चर में, वैसे तो ज्यादातर कवर करने की कोशिश करी, पर नहीं भी कवर हो रहा है तो आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आर देयर इन दिस स्टडी मैट, जो मैंने 3 क्वेश्चंस एक के अंदर ही डाल दिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अपॉर्चुनिटीज का फ्रॉड रिस्क फैक्टर का। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल कैसे चांसेस बढ़ा सकता है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के। और द थर्ड वन विच वाज आस्क्ड इन जुलाई 21 वाज ऐसे कौन से इंस्टेंसेस हैं जो इंड्यूस करेंगे मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज को फ्रॉड करने के लिए।
मैं सिर्फ उतना ही आंसर नहीं ले रहा हूं जितना पूछा है, मैं पूरा टॉपिक ले रहा हूं आप लोग के लिए, सो दैट जो पूछा है वो तो आंसर हो ही जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट जो बची हुई चीजें वो भी कवर हो जाएंगी, बिकॉज द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो लिसन केयरफुली, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स टॉपिक है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले तो ये बात करते हैं, व्हाट आर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से फ्रॉड के चांसेस है। वो 3 फैक्टर्स बेसिक होते हैं, अपॉर्चुनिटी, प्रेशर और एटीट्यूड। प्रेशर को हम इंसेंटिव भी बोलते हैं, एटीट्यूड को हम रैशनलाइजेशन भी बोलते हैं। ये 3 बेसिक कारण है जिसकी वजह से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती है। और ऐसे फैक्टर्स अगर ऑडिटर को नजर आ रहे हैं तो उनको उसको इवैल्यूएट जरूर करना चाहिए। अब फ्रॉड के बाइफिकेशन 2 होते हैं, फ्रॉड अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड फ्रॉड ड्यू टू मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। दोनों के प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड के पॉइंट्स अलग अलग हैं, सो यू कैन नॉट जस्ट कंबाइन ऑल ऑफ देम एंड आंसर ना। पहले मैं जो आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो करूंगा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से जो मिसस्टेटमेंट्स हो रहे हैं उसमें प्रेशर के क्या पॉइंट्स है, अपॉर्चुनिटी के क्या पॉइंट्स है और एटीट्यूड के पॉइंट्स है क्या है। और बहुत सिंपल है, लॉजिकली समझोगे तो बहुत इजीली लर्न कर पाओगे, और उम्मीद है कि नवंबर 21 में पूछा जा सकता है। फिर मैं बात करूंगा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की। तो पहले अपन डिस्कशन कर रहे हैं किसका, मिसस्टेटमेंट्स जो किसकी वजह से हुए हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला पहले डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज योर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओके। नाउ इसके अंदर क्या है, अब अभी एक लॉजिक हमेशा ध्यान रखना कि सर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर रहे हो मतलब मैनेजरियल एंगल से बात कर रहे हैं, और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स जनरली कौन करता है, कौन परपेट्रेट करता है, एम्प्लॉइज परपेट्रेट करते हैं। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बुक्स में मैनिपुलेशन जनरली मैनेजरियल लेवल वाले लोग करेंगे, तो उनके एंगल से सोचना है कि उनके ऊपर क्या प्रेशर है कि वो बुक्स में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। प्रेशर सर क्या, कंपटीशन बहुत खतरनाक है मार्केट में, आप सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए हो, मार्जिन्स डिक्लाइन हो रही है, कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया है आपसे, ऑपरेशनल लॉसेस हो रहे हैं, कैश फ्लोज नेगेटिव हो रहे हैं, कोई ऐसा अकाउंटिंग रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आ गया जो आपकी एंटिटी के अगेंस्ट है। ये सारे प्रेशर पॉइंट्स है मैनेजमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, बुक्स में मैनिपुलेशन कर सकता है, फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग कर सकता है, बिकॉज उसको अच्छी दिखानी होगी पोजीशन, डिस्पाइट द एनवायरनमेंट विच इज प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको अच्छा दिखाना है अगर पोजीशन, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो क्या करेगा, वो इन्फ्लेट करेगा चीजों को। दिस इज प्रेशर एंड वेरी इजी टू लर्न। सो कॉम्पिटिशन ज्यादा है, डिमांड कम हो रही है, लॉसेस हैं, नेगेटिव कैश फ्लोज हैं। गोइंग कंसर्न कभी पढ़ते हो तो गोइंग कंसर्न में भी सेम लॉजिक्स वाले पॉइंट आते हैं, वही आप याद कर सकते हो। तो दिस इज प्रेशर पॉइंट्स। सेकेंड कम्स अपॉर्चुनिटी। सर क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मैनेजमेंट के पास, किन ट्रांजैक्शंस में अवेलेबल है मैनेजमेंट के पास अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से वो आराम से क्या कर सकता है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कर सकता है। लेट अस चेक व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। रिलेटेड पार्टी सबसे फेवरेट पार्टी होती है, इनमें आराम से आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन में मैनिपुलेशन। सेकेंड, जहां पर आपकी मार्केट में डोमिनेंस है, मार्केट में आपकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, आपकी बहुत फाइनेंशियल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है मार्केट में, सो यू कैन डोमिनेट योर कस्टमर्स, यू कैन डोमिनेट द सप्लायर, द टर्म्स एंड कंडीशंस विद देम। आप उनको बोल सकते हो भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये शर्त पे काम करूंगा और बिल इतने का ही चाहिए मेरे को, बाकी सब ब्लैक में ले आना तू। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जहां प्रेजेंस आपकी स्ट्रांग है, सामने वाला जो है वो हमेशा लोअर पोजीशन पे होगा, आपकी बात मानेगा, वहां देयर इज अपॉर्चुनिटी। तीसरा फेवरेट पॉइंट इन जो हमारे पास मैनेजमेंट के पास अवेलेबल है हमेशा, क्या सर, एस्टिमेट्स वाले अमाउंट, वो तो जजमेंटल अमाउंट्स होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, उसमें आराम से क्या कर सकते हैं, कुछ भी ट्रांजैक्शंस में घपले कर सकते हैं। चौथा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस उनमें। पांचवा सर, अगर टैक्स हेवन में आपकी कोई एंटिटी है, ब्रांच है, सब्सिडरी है, बैंक अकाउंट है, टैक्स हेवन मींस द रेट्स ऑफ टैक्सेस जहां पर निल है या बहुत नेग्लिजिबल है, उन जुरिस्डिक्शन में, उन कंट्रीज में आपकी कोई ब्रांचेस हैं, आपके कोई बैंक अकाउंट्स है, उनके थ्रू ट्रांजैक्शन रूट कराने के सकते हो, तो वहां अपॉर्चुनिटी के आराम से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को एनकैश करा सकते हो। सो अपॉर्चुनिटी भी इजी है, मैंने लॉजिकल वर्ड्स लिए आपके लिए बहुत कंफर्टेबल, ताकि आपको बहुत लॉजिक क्लियर हो जाए। कहां अपॉर्चुनिटी है जहां पर मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है, मैनेजमेंट के एंगल से बात करें सर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में जहां प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, जजमेंटल वाले आइटम्स में जैसे एस्टिमेट्स हो गए हमारे, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन जहां कर रहे हो, सब्सिडरी होल्डिंग, सब्सिडरी, इतना लंबा रिलेशनशिप सेट कर दिया, स्ट्रक्चरी
कॉम्प्लेक्स सेट कर दिया टैक्स 7 वाली जुरिस्डिक्शन के साथ। क्लियर? आगे तीसरा पॉइंट क्या आता है? एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन। सर एटीट्यूड कैसे पता चलेगा? आपको लॉजिक बताता हूं। देखो पॉइंट नंबर 3 पहले पढ़ना, 2 और 3, उससे क्लियर होगा एटीट्यूड कैसा। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब वो सबको यही ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि अपना ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट्स को बढ़ाना, अपना ऑब्जेक्टिव है अर्निंग्स को मिनिमाइज करना, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इनडायरेक्टली वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल, मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो वो गोल सेट कर रहा है ना वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। यस देयर इज एन ऑब्जेक्टिव कि प्रॉफिट बढ़ाना है, पर जो सिचुएशन है उस हिसाब से जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो तो हो ही नहीं सकता। तो व्हेन द मैनेजमेंट इज सेटिंग सम अनरियलिस्टिक गोल्स और ये एटीट्यूड है उसका, दैट मीन्स कि वो रियलिस्टिक वे में तो अचीव होगा नहीं, फिर वो करने की क्या कोशिश करेगा? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, मैनिपुलेशन करेगा, बुक्स में फर्जी एंट्रीज डालेगा, वो करेगा। तो सेकंड पॉइंट सेज दिस। थर्ड पॉइंट सेज इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज हैं, मैनेजमेंट को बताई गई है ऑडिटर द्वारा, इंटरनल ऑडिटर द्वारा, फिर भी वो उसको हटा नहीं रहा है, उनको सुधार नहीं रहा है। जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं, इज फेलिंग टू रेमेडी दोस डेफिशिएंसीज। दिस एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स कि वो नहीं चाहता है कि ये डेफिशिएंसी हटे, मतलब फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं अंदर कहीं। फोर्थ पॉइंट सेज कि मैनेजर इज नॉट मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, इज रिकॉर्डिंग ऑल द पर्सनल ट्रांजैक्शंस आल्सो इन द बिजनेस रिकॉर्ड्स। क्लियर कट केस है, एटीट्यूड ऐसा है तो फ्रॉड का। फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में रिलेशनशिप जो है वो तनावपूर्ण है, स्ट्रेन्ड है, मे बी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स है दोनों के बीच में, मे बी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अनरीजनेबली डिमांड कर रहा है उससे कि आपको ये टाइम के अंदर काम करना है, उसको इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा है, एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लॉट मेनी रीजंस आर देयर। तो ये की वजह से भी ये दिख रहा है, ऐसा एटीट्यूड अगर मैनेजमेंट का है, दैट मींस देयर इज अ चांस कि उसने मैनिपुलेशन किया और वो नहीं चाहता कि ऑडिटर को समझ में आए, पकड़ में आए वो वाला मैनिपुलेशन। और फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन, मतलब ऐसा सालों से चला आ रहा है कि इस एंटिटी के जो मैनेजमेंट होते हैं या टीसीडब्ल्यूजीज होते हैं वो वायलेशंस करते ही करते हैं। तो दिस एटीट्यूड इज रिफ्लेक्टिंग दैट यहां पर इस साल भी फ्रॉड हुआ हो सकता है। सो एटीट्यूड, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम द एंगल ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आप जब एम्प्लॉय एंगल से ये चीज पढ़ते हो, एम्प्लॉय एंगल से कैसे सर? क्योंकि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स ज्यादातर कौन परपिट्रेट करेगा? कैश में हेरा फेरी, इन्वेंट्री में, फिक्स एसेट्स में, मेनली वो सर करेगा कौन? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय एंगल से अगर अपन ये पॉइंट्स पढ़ते हैं तो वो उस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं, जिस लेवल पे मैनेजरियल एंगल से बात करते हैं। यहाँ तो बहुत बेसिक बहुत जनरल पॉइंट्स हैं जो एक एम्प्लॉय सच में प्रैक्टिकली सोचता है। जैसे उसके ऊपर प्रेशर क्या है? एम्प्लॉय को ले ऑफ करने वाले हो आप, हटाने वाले हो। एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन प्लान, बेनिफिट प्लान आपने बदल दिया, जितना पहले उसको मिलता था हो सकता है उतना नहीं दे रहे हो आप। एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन थी उसको प्रमोशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन के विपरीत उसको कुछ भी नहीं दिया आपने, उल्टा डिमोट कर दिया। तो ये सारी चीजें ना उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, और इन प्रेशर्स की वजह से पॉसिबल है कि वो जाने से पहले या रहते हुए क्या कर सकता है? छोटी मोटी चोरी कर सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कर सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कर सकता है। सो दीज आर प्रेशर पॉइंट्स फॉर एम्प्लॉयज। उनके लिए अपॉर्चुनिटी की बात करें अगर अपन, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी में क्या है सर? कोई कैशियर है, उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड है, वो आराम से उसमें से क्या कर सकता है? मिस अप्रोप्रिएशन, डिफाल्केशन। इन्वेंट्री आइटम्स हैं, छोटी छोटी साइज की हाई वैल्यू की इन्वेंट्री, उसमें से गड़बड़ हो सकती है। इजीली कन्वर्टेबल एसेट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनको आप आराम से चोरी कर सकता है वो। फिक्स एसेट्स भी मान लो कोई छोटी साइज की है, मार्केटेबल है, इजी टू सेल है, आप उसको भी क्या इजीली कन्वर्टेबल, और लॉजिक फिक्स एसेट्स में भी लगभग ये है कि मार्केटेबल है, वो आप आराम से मार्केट में सेल करके कैश रियलाइज कर सकते हो उससे, वहां पर वो गड़बड़ कर सकता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट व्हिच वाज देयर इन द क्वेश्चन आल्सो, इंटरनल कंट्रोल की इनएडिक्वेसी की वजह से कैसे फ्रॉड के चांसेस बढ़ते हैं, इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, फिफ्थ वाले पे, इसलिए उसकी डिटेल भी मैंने पूरी दी है। क्या बोलता है? इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है एसेट्स के ऊपर, इसकी वजह से फ्रॉड के चांसेस बढ़ेंगे, ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बढ़ेगी। बिल्कुल सर। अब इनएडिक्वेट कंट्रोल्स क्या होते हैं? सिंपल सर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी प्रॉपर नहीं है,
मैनेजियर खर्चों पे कोई नजर नहीं रख रहा है, सीनियर मैनेजमेंट के खर्चों पे, जो ट्रैवलिंग का खर्चा उनका हो रहा है या दूसरे रिएम्बर्समेंट उनको मिल रहे हैं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर नहीं है, ऑथोराइजेशन का सिस्टम ही नहीं है, मतलब जो अच्छे कंट्रोल्स के लिए चाहिए वो है नहीं यहाँ पर। फिजिकल सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, रिकॉन्सिलेशन ही नहीं कर रहे हो टाइमली, प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन, कंप्लीट रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहा है, चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं है। एक होता है मैंडेटरी वेकेशन के लिए कि जो सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो बंदे की कंट्रोल एक्टिविटीज़ को संभाल रहे हैं, उनको छुट्टी पे जाने के लिए बोलना पड़ता है कि भाई मैंडेटरीली आपको 5-10 दिन छुट्टी लेनी है, ताकि उस समय चेक हो जाए कि उनके पीसीज में या उनके रिस्पेक्टिव कामों में कोई गड़बड़ तो नहीं है। वो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। एक एम्प्लॉय बैठा है, बस बैठा है, ये सालों तक उसी पोजीशन पे बैठा है। सो दिस इज इनएडिक्वेट कंट्रोल्स। एंड बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है सर, सेग्रीगेशन ही नहीं है, ऑथराइजेशन, जो कंट्रोल्स होने चाहिए, चाहे ऑडिट पे चैप्टर 4 में पढ़ते हो, चाहे EIS में पढ़ते हो, कंट्रोल्स जो होने चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, अप्रूवल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉन्सिलिएशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, वो है ही नहीं। अगर वो है ही नहीं तो आराम से क्या हो सकता है, फ्रॉड के चांसेस। एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन एम्प्लॉय कि उसको पता है कंट्रोल्स इनएडिक्वेट हैं, मैं आराम से क्या कर लेता हूँ, फ्रॉड। तो अपॉर्चुनिटी वाला पॉइंट भी है और इस पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। द नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड इन दिस केस, एम्प्लॉइज के एंगल से एटीट्यूड क्या है। एक एटीट्यूड तो वही है कि दे आर नॉट करेक्टिंग द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, सो दिस एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स दैट आराम से कोई भी गड़बड़ कर सकता है। सेकेंड, एम्प्लॉय का बिहेवियर डिसप्लेजर या डिससेटिस्फैक्शन का है, मतलब उसको ना उसके बॉस ने बहुत डांटा है, तो ही इज डिससेटिस्फाइड विद हिज ट्रीटमेंट, ही इज डिसप्लेजर्ड विद हिज सैलरी और मे बी हिज ट्रीटमेंट। तो ऐसा एम्प्लॉय अगर ऐसा बिहेवियर है ना उसका, तो चांसेस हैं कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, उसको गुस्सा आ रहा है, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। एंड बहुत सारी मूवीज में भी आपने ऐसा देखा होते हुए। नेक्स्ट इज उसका बिहेवियर और लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, मतलब कल तक तो वो स्कूटर पे आता था, टुडे इज कमिंग इन BMW, सो हिज एंटायर लाइफस्टाइल इज चेंज, कुछ किया हो सकता है उसने। एंड फोर्थ इज, ऐसा एटीट्यूड अगर एम्प्लॉइज का है या मैनेजमेंट का है स्पेसिफिकली, कि वो पेटी थेफ्ट्स को टॉलरेट करते हैं, छोटे छोटे जो थेफ्ट्स होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के जो थेफ्ट्स होते हैं, उसको वो टॉलरेट करने का एटीट्यूड है अगर, सो दिस एटीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट इज अ प्रूफ कि यहां पर पॉसिबिलिटी है कि देयर कुड बी अ फ्रॉड। So I hope you understood the entire question. I took entire question specifically ताकि आपको हर एक एस्पेक्ट को क्लैरिटी मिले। क्वेश्चन में नहीं पूछा था, पर मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स बता दिए। Just have to remember two things. One is fraudulent financial reporting के एंगल से fraud risk factors हैं. One is misappropriation of assets के एंगल से हमारे fraud risk factors। उसके प्रेशर के पॉइंट्स, उसके अपॉर्चुनिटी वाले पॉइंट, उसके एटीट्यूड वाले पॉइंट, मैनेजमेंट के लेवल से सोचना, बड़े लेवल से, और इसके एटीट्यूड वाले पॉइंट, इसके प्रेशर वाले पॉइंट और इसके अपॉर्चुनिटी वाले पॉइंट थोड़े छोटे लेवल पे सोचना कि वो प्रैक्टिकल लेवल क्या है जहां पर ये आराम से चोरी कर सकते हैं, तो वो हमने कवर किया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसमें भी पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो सकती है। बेसिकली देयर आर 4 सर्कमस्टांसेस, बट 3 आर इंपॉर्टेंट, 4th इज अदर्स। वन इज, सर जहां बुक्स में डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है। डिस्क्रिपेंसी नजर आने का मतलब क्या हुआ, सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे, या रिकॉर्ड हो रहे हैं लेकिन इम्प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई सपोर्टिंग एविडेंसेस ही नहीं है। लास्ट मोमेंट पे एंट्रियां पास हो रही है, एम्प्लॉय भाई साहब एक्सेस कर रहा है जितने उसकी ड्यूटी नहीं है उससे भी ज्यादा। मेरे को कंप्लेन मिली है, ऑडिटर को कंप्लेन मिली है, टिप मिली है कहीं से, कहीं खबरी ने बताया यहां कुछ हो सकता है। सो दिस इज ऑल एन इंडिकेशन कि देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। सो ये सर्कमस्टेंसेस के नाम से क्वेश्चन आएगा, पूरा नहीं आएगा, सिर्फ आपसे एक पार्ट पूछेगा, या तो डिस्क्रिपेंसी वाला पार्ट कि जब डिस्क्रिपेंसी है किसमें, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, तो वो सिचुएशंस बताओ कब डिस्क्रिपेंसीज हैं और उससे इंपैक्ट कैसे आ सकता है। तो डिस्क्रिपेंसी कब कब कैसे कैसे मिल सकती है, सर जब आपको दिख रहा है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ही नहीं है, कंप्लीटली टाइमली रिकॉर्डेड ही नहीं, रिकॉर्डेड है लेकिन इनअप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड है, इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड है, लास्ट मोमेंट पे एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हैं लेकिन उनके लिए कोई सपोर्टिंग एविडेंसेस ही नहीं है, एम्प्लॉइज इज एक्सेसिंग मोर देन द
required duties. There are tips and complaints about alleged fraud here. So ये सब अगर आपके पास है तो there could be a chance कि यहाँ पर books में manipulation है और there is a possibility कि यहाँ पर fraud है. So एक is discrepancy. दूसरा is conflicting or missing evidences. Now ये भी एक circumstance है कि आपको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे. मिसिंग में पहले ले रहा हूं मैं सारे, क्योंकि मिसिंग के भी 4 पॉइंट हम आराम से याद कर सकते हैं. सर डॉक्यूमेंट ही मिसिंग है, चेक कोई कैंसिल हुआ है तो उसकी कैंसिल चेक की कॉपी मिसिंग है, कोई इन्वेंट्री कोई एसेट सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड का मिसिंग है ही नहीं. बुक्स में रिकॉर्ड है पर फिजिकली का है ही नहीं. ई एविडेंसेस मिसिंग है. एंटिटी की रिकॉर्ड रिटेंशन प्रैक्टिस थी कि कम से कम 5 साल तक ई एविडेंसेस रखते हैं वो लोग, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स रखते हैं चीजों के, पर ये वाला ही डिलीट कर दिया. बाकी सब तो है. हाँ ये वाला डिलीट कर दिया, मतलब ई एविडेंस इज मिसिंग है. मिसिंग इन द सेंस इट इज मिसिंग इनकंसिस्टेंट विद द एंटिटीज रिकॉर्ड रिटेंशन प्रैक्टिसेस. हाँ ठीक है, कोई 5 साल की पॉलिसी थी और 6 साल पहले वाला मैं रिकॉर्ड मांग रहा हूं तो बोल सकते हो डिलीट कर दिया, क्योंकि एंटिटी के रिकॉर्ड को रिटेन करने की प्रैक्टिस है कितनी, पॉलिसी कितनी, 5 साल की. लेकिन पिछले दूसरे साल वाला रिकॉर्ड, लास्ट 2 ईयर्स के रिकॉर्ड में मांग रहा हूं, बोले डिलीट कर दिए. There is a proof or there is a probability, this is circumstance which indicates that there is a possibility of fraud. तो मिसिंग समझ में आ गया. फिर एक दो और देख लेते हैं. कॉन्फ्लिक्टिंग में डॉक्यूमेंट है लेकिन ऑल्टर्ड लग रहा है, डॉक्यूमेंट है लेकिन मैंने उनसे पूछा ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है, ये रिकॉन्सिलिएशन क्यों मैच नहीं कर रहा है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे. एंटिटी के रिकॉर्ड्स में कुछ और लिखा है और एक्सटर्नल पार्टी से जब कंफर्मेशन लिया था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वहां से कुछ और ही रिप्लाई आया, दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी है. सो दिस इज या तो मिसिंग एविडेंसेस या कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंसेस. और ये एविडेंसेस अगर मिसिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग दिख रहे हैं आपको, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. अगेन दे विल नॉट आस्क यू द एंटायर क्वेश्चन. द क्वेश्चन विल बी गिवन इज there are various circumstances relating to the possibility of fraud. One of them is conflicting or missing evidences, explained with examples. So this is how you have to write. मैंने इसलिए एक बार मिसिंग वाले सारे साथ में ले लिए और फिर डिस्क्रिपेंसी वाले या कॉन्फ्लिक्टिंग वाले बाद में ले लिए. अगला पॉइंट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, जो ऊपर भी आया था अभी क्वेश्चन जब मैंने डिस्कस किया कि ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड है, उसका आंसर ये भी लिख सकते हैं अपन, उसका कंटेंट अगर अपने को चाहिए तो. तीसरी सिचुएशन विच इंडिकेट्स और विच creates a suspicion in the mind of auditor that there could be a possibility of fraud is जब ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप चल रहे हैं. ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में जब प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ मैनेजमेंट घपले कर रहा है और वो नहीं चाहता कि ऑडिटर को पता चले, इसीलिए वो क्या कर रहा है. देखो रिलेशनशिप कैसे अनयूजुअल है, प्रॉब्लमैटिक है. पॉइंट नंबर 1 और 2, ऑडिटर को एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा है. रिकॉर्ड्स पे, फैसिलिटीज पे, कुछ एम्प्लॉइज पे एक्सेस अलाउड ही नहीं है. दूसरा, ऑडिटर को एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा है किससे, आईटी फैसिलिटीज को. आईटी स्टाफ को चेक करना है, मुझे आईटी स्टाफ से बात करनी है, आईटी पर्सनल से बात करनी है, किस तरह से सिस्टम में प्रोसेसिंग हो रही है मुझे ये पता करना है, वो एक्सेस ही नहीं करने दे रहा है मुझे फाइल्स को. टाइम प्रेशर लगा रहा है कि आपको इतना टाइम में कंप्लीट करना पड़ेगा ऑडिट. डिले कर रहा है इन प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, जो मैंने इंफॉर्मेशन उनसे रिक्वेस्ट करी वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. मैंने उनको बोला मुझे मदद करो, मुझे इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स तुम्हारे पीसी पे जो है उस पे कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स लगा के चेकिंग करनी है, वो बिल्कुल मदद नहीं कर रहा, अनविलिंग है. मैंने बोला चलो ये चीज डिस्क्लोज तो करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीजें डिस्क्लोज नहीं कर रखी है, इज नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज दोस थिंग्स इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मटेरियल चीजें थी. मैंने बोला चलो डेफिशिएंसी तो सुधारो, इंटरनल कंट्रोल की इज नॉट विलिंग टू एड्रेस दो डेफिशिएंसी आल्सो. प्रॉब्लमैटिक रिश्ते तो शुरू होंगे 100%, और इससे क्लियर लग रहा है दिस सर्कमस्टांसेस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. याद करने के लिए मैंने क्या किया, कॉम्बो रखा है. डिनायल ऑफ एक्सेस के 2 पॉइंट याद कर लो, अनविलिंगनेस के 3 पॉइंट याद रख लो, और बाकी अनड्यू टाइम प्रेशर, अनयूजुअल डिले तो बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है कि मेरे ऊपर टाइम प्रेशर लगा रहा है कि 2 दिन में ऑडिट कंप्लीट करके चले जाओ, ऐसे मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दे ही नहीं रहा है. तो ऐसे याद करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा. तो समझिए 3 पॉइंट. और चौथा अदर्स होता है. क्या क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखो. क्वेश्चन इज सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. द फर्स्ट सर्कमस्टांस इज डिस्क्रिपेंसी इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ही नहीं. सेकंड इज मिसिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंसेस इधर. थर्ड इज प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, एंड फोर्थ वाज अदर्स. कंफर्टेबल,
कंफर्टेबल सर। चलिए, एक और क्वेश्चन विच इज देयर इन द मॉड्यूल एंड यू शुड नो, कंटेंट में है, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मॉड्यूल के खत्म हो गए। हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही हम लोग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस है विच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर? अब आप बोलोगे सर ये क्या है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर में भी फैक्टर्स ही थे, सर्कमस्टांसेस में भी सर्कमस्टांसेस ही थे, और कंडीशंस में कंडीशंस वापस पूछ रही है, पर तीनों के लॉजिक अलग हैं। वन वाज फैक्टर्स, वन वाज सर्कमस्टांसेस which indicates the possibility of fraud and one is the actual condition। क्या कंडीशन अगर ऐसी होंगी, मतलब अगर ऐसी कंडीशन हुई इनडायरेक्टली, तो फ्रॉड और एरर के चांसेस बढ़ेंगे। कैसी कंडीशन सर? हमारा इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन ही पुअर है, या फिर डिजाइन फिर भी ठीक है लेकिन जो प्रोसीजर लगाने हैं उसको कोई कंप्लाई नहीं कर रहा है। तो दिस कंडीशन, अगर ऐसी सिचुएशन रही तो इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर। कंट्रोल अगर ढंग से डिजाइन नहीं हुए, कंट्रोल के प्रोसीजर अगर ढंग से फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो चांसेस ऑफ फ्रॉड एरर बढ़ेंगे। दूसरा सर, हमें मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, उसकी कॉम्पिटेंस पे डाउट है। एक ही बंदा डोमिनेट कर रहा है पूरा, वन मन शो चल रहा है। दिस कंडीशन विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड एरर। सर एंटिटी के ऊपर प्रेशर बहुत है। प्रेशर कैसे हो सकता है? वर्किंग कैपिटल नहीं है, कैश फ्लोज नेगेटिव हो रहे हैं, ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, वो गड़बड़ कर सकती है। प्रेशर वाला ही पॉइंट है एक तरह से। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टीज के साथ घुमा फिरा के ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। दिस कंडीशन विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर। जैसे ये कंडीशन देखिए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, स्केप्टिसिज्म ऑन हो जाना चाहिए। फिफ्थ इज, ऑडिटर को सबूत इकट्ठे करने में दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, उसको सबूत मिल नहीं रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर। सो दिस कंडीशन, जब मैनेजमेंट रोक रहा है उसको बहुत सारी चीज, जैसे अपने पढ़ा अभी, डिनाइल ऑफ एक्सेस कर रहा है, so this condition which increase the risk of fraud and error. So this is also one good question from my point of view. Should focus on this for November 21 at least. Conditions जिसकी वजह से fraud error की risk बढ़ती है। Controls poor है, you have a doubt on the integrity of management, there's a pressure on the entity, there are unusual transactions, or it is getting difficulty in getting sufficient appropriate evidence. So ये सारी conditions increase करेगी क्या? Fraud और error की risk को। So these are condition which increases the risk of fraud and error. Fine. Okay. Next. Again a very important point from essay 240. एक essay 240 का क्वेश्चन अभी अपन ने पहले देखा था कि जब ऑडिटर के पास एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, उसके सामने इनकाउंटर हो रहे हैं और ही वांट्स टू विड्रॉ, तो वो वाला सिचुएशन था। और एक ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एक बहुत जनरल क्वेश्चन भी है। यू शुड नो द आंसर बिकॉज कहीं ना कहीं काम आ सकता है एग्जाम में। सर अगर ऑडिटर ने अपनी तरफ से ऑडिट अच्छे से कर ली, मान लो, अज्यूम करो, तो क्या फ्रॉड जो मिलते हैं ऑडिट खत्म होने के बाद, क्या ऑडिटर उसके लिए लायबल होगा कि नहीं होगा? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड के रेस्पेक्ट में? दो क्वेश्चन है, अभी 10th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, फिर 11th भी और इंपॉर्टेंट है। पहले 10th तो जनरल बात बताइए कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है फ्रॉड से रिलेटेड। सिंपल है सर, ऑडिटर एज पर ऐसे 200 ऑल्सो सेज कि ऑडिटर को सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस इकट्ठी करनी है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और ऑडिटर को बस ये ध्यान रखना है कि फ्रॉड नहीं मिलने के चांसेस हमेशा ज्यादा होंगे एरर के कंपैरिजन में। सो उसको थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म भी ऑन रखना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड रखना ही रखना है, उसको क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, उसको अलर्ट रहना है ऐसी किसी कंडीशन के सामने जो मिस स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है, उसको हर एक एविडेंसेस को क्रिटिकली असेस करना, ये उसको रखना ही पड़ेगा। ये तो हो गई उसकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, पर उसको ऐसे इग्नोर नहीं करना, उसको मान के चलना है कि द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मिस स्टेटमेंट अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉड इज ऑलवेज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मिस स्टेटमेंट फ्रॉम एरर। और इसके लिए उसको एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है। सर सब किया उसने फिर भी फ्रॉड रह गया और बाद में निकल के आया तो अगला क्वेश्चन है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन फ्रॉड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। लिसन टू द आंसर वेरी केयरफुली। सीधे मत बोल, क्या ना नहीं होगा सर लायबल, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, ना ना ना, लिसन केयरफुली। मार्क्स अगर चाहिए पूरे प्रॉपर ऑडिट में, लिसन टू द आंसर। Yes, the initial point you can write is very clear. Sir, due to inherent limitation of audit, there is an unavoidable risk that some material misstatement will not be detected.
कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं होंगे, भले ऑडिटर ने अपनी ऑडिट को प्लान और परफॉर्म किया है, एसएस के अनुसार ढंग से किया है, फिर भी देयर इज अ रिस्क, और वो रिस्क अवॉइड भी नहीं कर सकते आप, अनअवॉइडेबल रिस्क है कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फाइन, ठीक है, लिमिटेशंस की आड़ में बच जाएगा ऑडिटर जनरली, हाँ। पर अगर बाद में निकल के आए फ्रॉड्स, तो ये प्रूव करना पड़ेगा ऑडिटर को कि उसने सारे बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट फॉलो किए हैं। पर ऐसा भी नहीं कह सकता मैनेजमेंट कि बाद में अगर कोई फ्रॉड निकल के आया, कोई भी नहीं कह सकता, इल्जाम नहीं लगा सकता कि बाद में फ्रॉड निकल के आया इसका मतलब आपने अपने बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए ना। मैंने अपने बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किए कि नहीं किए वो डिसाइड होगा कि मैंने अपने जो प्रोसीजर्स लगाए हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स, उस सर्कमस्टांसेस में क्या वो एडिक्वेट थे कि नहीं, क्या मैंने उन प्रोसीजर्स के बेसिस पे जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट सूटेबल है कि नहीं है। सर, हाउ यू गोइंग टू प्रूव दैट द प्रोसीजर अप्लाइड बाय यू वाज वेल एंड गुड इन दैट सर्कमस्टांसेस? मेरे वर्किंग पेपर्स, मेरे डॉक्यूमेंटेशन, मेरे वर्किंग पेपर्स और डॉक्यूमेंटेशन मुझे बताएंगे और सबको बताएंगे कि मैंने अपना काम बिल्कुल रीजनेबल केयर और स्किल से किया है। तो अगर ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर से प्रूव कर देता है कि यस उसने एडिक्वेट प्रोसीजर्स लगाए, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसने अपना काम विद रीजनेबल स्किल एंड केयर किया, वो लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये नहीं प्रूव कर पाता है तो फिर उसके ऊपर केस चलेगा एंड ही वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉड्स व्हिच वर अनडिटेक्टेड इन द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट रिमेंबर वन थिंग, कभी भी आपको कोई कोर्ट में भी ले जाए ना, तो आपके पास ये प्रूफ हमेशा रहना चाहिए कि सर मैं ऑडिटर हूं, ऑडिटर, मैं लीगली डिटरमाइन नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, बाकी सब मैंने कवर किया, अभी मैं वापस बताता हूं आपको। लास्ट पॉइंट में पढ़ रहा हूं, although the auditor may suspect or in rare cases even identify the occurrence of fraud, but the auditor does not make a legal determination of whether a fraud has actually occurred. तो ये भी safe side है auditor के लिए। भाई, I am not a judge here, I am not a lawyer here who can decide कि ये fraud होगा ही होगा। मेरे को लगता था, मुझे सस्पेक्टेड था, मुझे लग रहा था, या मुझे मेरे पास सबूत थे बिलीव करने के लिए मैंने रिपोर्ट किया। So I am not making any legal determination of whether the fraud has actually occurred or not. That is up to the court, that is up to the judge, he will decide. So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, शुरुआत कैसे करनी है, और ये आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और केस बेस्ड पैटर्न को भी डाल के पूछ सकते हैं। मैंने तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही जनरल ऐड करके दे दिया, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन तो हो गए, 7वें पे खत्म हो गए थे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर के बाद ही खत्म हो गए थे। उसके बाद जो एडिशन किया अपन ने बाकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ताकि ये चैप्टर मेजरली आपका कवर हो जाए। छोटा चैप्टर है, खाली रिवीजन लेक्चर देख के भी जाओगे काम चल जाएगा इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, मेजरली सारी चीजें कवर कर ली हमने। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड बाद में अगर मिला तो, पहला इनहेरेंट लिमिटेशन वाला पॉइंट है। दूसरा बोलता है बाद में मिला तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑडिटर ने अपने बेसिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए। अब उसने किए कि नहीं किए वो डिसाइड होगा कि उसने प्रोसीजर जो लगाया वो एडिक्वेट है, जो रिपोर्ट दी वो सूटेबल है। रीजनेबल स्किल्स और केयर अगर वो प्रूव कर देगा तो लायबल नहीं होगा। अब वो कैसे प्रूव करेगा कि उसने सारे वर्किंग पेपर्स प्रॉपर्ली सारी एडिक्वेट प्रोसीजर लगाए हैं? वर्किंग पेपर्स से सर, वर्किंग पेपर्स, उसके डॉक्यूमेंटेशन फाइल को दिखा के और बता सकता है कि देखो मैंने सारा काम किया है। अगर सब कुछ ओके है तो ठीक, नहीं तो वो लायबल हो सकता है। बट one thing is to be remembered, he is not making any legal determination, he has just suspected or identified certain occurrence of fraud, that this is suspicious or this is fraud in my point of view. Got it? Fine, fine sir. So ये हमारा जो चैप्टर 5 है, जिसका ब्रीफिंग मैं फिर से रिकैप मार देता हूं। The first point we discussed was what is fraud. There are two categories. One is fraudulent financial reporting, one is misappropriation of assets. The misstatement can arise from either of the two. जिसमें से भी होता है उनके fraud risk factors पढ़े, दोनों के अलग अलग थे, pressure, opportunity, attitude. Now there are certain questions which are important. Circumstances indicating the possibility of fraud. Condition which increases the risk of fraud and error. What is the auditor's responsibility as per SA 240? What is the auditor's responsibility once he has done with his audit and thereafter the fraud gets detected? What would be his responsibility while encountering exceptional circumstances during the course of audit? ये सब ध्यान रखना है. These are all important questions. Clear? So that is all about this chapter number 5. So with this we are done with revision of chapter number 5 of auditing and assurance. Thank you.